बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बुनेर के बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले इतनी गर्मी में जिस तरह का मैं आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे तो 21 साल खेलों की ग्राउंडों के ऊपर गर्मी की आदत पड़ गई, लेकिन मैं आपको मानता हूं कि इस दोपहर की गर्मी में इस तरह आप जुड़े हुए और साथ साथ खड़े हैं। मैं आपके जज्बे को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है। दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बुनेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके, मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पे समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत गिराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया
क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया, वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में जुल्म किया, उसको इस शरीफ खानदान ने अपने घर शादी पे बुलाया। ये वो लोग हैं दिल के जिसका वादा है हम देखेंगे। ये शरीफ खानदान जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो कश्मीर के हुर्रियत लीडर से नहीं मिला, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाता। अपनी फौज को जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था, तो साथ साथ यह भी कह रहा था कि नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। और कभी नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बात नहीं की। कुलभूषण यादव उसके मुंह से नहीं निकला। और ये वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान समझता है कि उनकी एक ऐसी हुकूमत आ गई कि बस अब पाकिस्तान कंट्रोल में आ गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी जाग उठा है सारा। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी, और उसको बीमारी क्या है? पैसे की बीमारी है। वो पैसा देखता है तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। तो जरदारी उधर नवाज शरीफ और इसका खानदान ये इस साजिश का हिस्सा बने, और इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके उनके एक डोनाल्ड लू, उनके एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को हुक्म किया कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, बल्कि धमकी दी। और साथ ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो हम, क्योंकि पीछे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश आएगा, तो हम बड़े खुश होंगे और माफ कर देंगे। महकूमों के पांव तले। तो मेरे बजौड़ के बाशऊर लोगों, अब मेरी गौर से बात सुनो, गौर से सुननी है आपने बात कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। बनेर 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 माशाअल्लाह, बड़े बाशऊर लोग हो माशाअल्लाह। एक एक चीज जानते हो, एक एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, जो मैं बातें कह रहा हूं आपको समझ आ रही है। अच्छा अब सुने हुआ क्या फिर। उनको वो मुरासला भेजता है 7 मार्च को, डोनाल्ड लू जो बात करता है हमारे एम्बेसडर से अमेरिका में, 7 मार्च को वो लिखा जाता है। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक इस्लामी में दाखिल होती है, और देखते देखते हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी याद आ जाता है कि ओहो तहरीक इंसाफ तो बड़ी बुरी पार्टी है। और साथ लोटे भी 20 लोटे गायब हो जाते हैं। तो अब जरा सुने, मैं तब कहता रहा कि यह पाकिस्तान की कौम के खिलाफ साजिश है। मैंने हर जगह कहा, मुरासला दिखाया असेंबली में,
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि यह हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जरा अब आपको अपनी अवाम जरा मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। हम रहले सफा ये जरा सुने, हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करें, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कांपे टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इंपोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी 3.5 साल में? 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज। और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है, 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी। हाँ, केजी। अच्छा जी, आगे आ जाए। सब्जियां और फल हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और फल, 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े। इनके 2 महीने में 27% बढ़े। आगे आ जाए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। लेकिन एक लीटर फजल रहमान कितना बढ़ा? हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। और ये जो अभी मेरी कौम को इन गर्मी में, जो अब एक तो लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग है, लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें।
हमने अपने 3.5 साल में 1 यूनिट बिजली 6 रुपए बढ़ाई, 6 रुपए। इन्होंने 2 महीने में बिजली 10 रुपए बढ़ाई है यूनिट। मैं ये इसलिए अपनी कौम को बता रहा हूं कि ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी बड़ा, हमारे ऊपर भी आईएमएफ ने प्रेशर डाला था। आईएमएफ हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ, लेकिन उनमें और हमारे में, इनमें और हमारे में क्या फर्क है? इनकी जो लीडरशिप है वो बाहर बैठी हुई है, पैसा बाहर है, घर बाहर है, जायदाद बाहर है, बिजनेस बाहर है, बच्चे बाहर हैं। इनको क्या कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? उनको क्या फर्क पड़ता है कि यहां लोग महंगाई के समुद्र में डूबेंगे? इनको क्या फर्क पड़ता है कि जब 1 लीटर डीजल और पेट्रोल 60 रुपए का बढ़ेगा 8 दिनों में, तो क्या आम आदमी की जिंदगी के ऊपर सिर्फ यही नहीं कि आपकी ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। इसका बिजली के ऊपर, हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने, जब हमें आईएमएफ ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल और फजल रहमान की, तो हमने क्या किया? हमने आईएमएफ की कहने पे बजाय बढ़ाने के, हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और जगह से पैसा निकाला, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई से बचाया, बिजली की कीमत रोकी बढ़ने से, अपनी और चीजें काटी, पेट काट के अवाम को बचाया, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने बाहर कमाई की, मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, मैंने बाहर कमाई की, सब कुछ बेच के मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, जीना मरना पाकिस्तान में है। इनके लोग, नवाज शरीफ उधर बैठा हुआ है, जब छुट्टियां बाहर, ईदें बाहर, 24 दफा ये जब प्राइम मिनिस्टर था, इसने बर्तानिया के टूर किए, 24 दफा ये बर्तानिया गया, 22 दफा निजी दौरों पे, प्राइवेट दौरों पे। आसिफ जरदारी 50 दफा दुबई प्राइवेट दौरे किए उसने। इमरान खान ने एक प्राइवेट दौरा नहीं किया, क्योंकि मेरा घर पाकिस्तान है। तो ये लोगों को, इनको पाकिस्तान का कितना फिक्र होगी, ये देख लें। ये जो इन्होंने महंगाई का बम फटवा, एटम बम फेंका है, इनको क्या फिक्र है? ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये आईएमएफ के गुलाम हैं, ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, ये सारे फैसले करते हैं जो इनको बाहर से हुक्म मिलता है, क्योंकि इनका पैसा जब बाहर पड़ा हो। तो बुनेर के नौजवानों, ये सुन लो, अगर मेरा भी पैसा बाहर पड़ा होता तो मैं इनके सामने एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, क्योंकि रूसियों का आज ताल्लुकात खराब है अमेरिका के रूसियों से। उनके रूसियों के बड़े बड़े अमीर लोगों की जायदादें जब्त कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रहे हैं। तो ये भी, इनको भी डर है, जरदारी और शरीफ को, इन दोनों खानदानों को, कि इन्होंने अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके जो बाहर रखा हुआ है, ये कभी इनके सामने बात नहीं कर सकते। जब इनके दौर में 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान पे, 400 ड्रोन अटैक, बेकसूर लोग मारे गए, औरतें बच्चे मारे गए, अमेरिका की जंग भी लड़ रहे हैं, और वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये दो, एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला
कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है कि आप फैसला करें दहशतगर्द कौन है और आप ही मार दें। मैं बार बार बताता हूं कि हमारा बड़ा दहशतगर्द लंदन में 30 सालों से बैठा हुआ है। कौन है वो? पूछ रहा हूं, कौन है वो जो अजीब अजीब बातें करने वाला है, जिसने सबसे ज्यादा कत्ल करवाया अल्ताफ हुसैन ने कराची में, आज लंदन में बैठा हुआ 30 साल से। क्या बरतानिया हमें इजाजत देगा कि हम ड्रोन मार दें? कभी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि अदालत में पहले साबित करो वो दहशतगर्द है। और हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक करके वो लोगों को इन्होंने मारा। देहातों के अंदर बम फट रहा है, कौन नीचे मर रहा है किसी को नहीं पता। जो मरता था, क्योंकि ये साथ मिले हुए थे उनके, हर कोई को दहशतगर्द कह देते थे, कभी तफ्तीश नहीं हुई। और जब बम फटता है तो उसमें तो टुकड़े हो जाते हैं इंसानों के, कैसे पता है कौन मरता है? और ये दो सरबरा जरदारी और नवाज शरीफ एक दफा इन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की, क्योंकि ये पैसे के गुलाम है और पैसा बाहर पड़ा है। और इसलिए ये फैसले जो किए इन्होंने, ये जो फैसले किए हैं, बुनेर के नौजवानों ये सुन लो, ये कोई फैसला नहीं करता जिसको अपनी कौम की दर्द होती है। कभी कोई ऐसे फैसले 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा, तनख्वाहदार का क्या हाल होगा, और ऊपर से बिजली डबल कर दें। आप समझते हैं कि क्या इनके पास भी वो बाहर स्विस बैंक अकाउंट में और ओवरसीज ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं आपकी तरह? क्योंकि यहां जब रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इनकी दौलत डॉलर्स में है, बाहर पड़ी है, डॉलर में इजाफा हो जाता है, दौलत बढ़ जाती है, पाकिस्तानी गरीब हो जाते हैं। तो मेरे बुनेर के नौजवानों, जरा एक और चीजें मैं आपको बताऊं। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम क्या समझिए आप? अच्छा, ये तो मैंने आपको महंगाई बता दी। अब जरा गौर से, क्योंकि आप शऊर वाले नौजवान हो, बड़े गौर से सुनो कि हमारी मायशत को क्या हुआ है। बुनेर, ये जरा नौजवानों सुनना है आपने। जब हमारी हुकूमत थी, आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में जो इजाफा हुआ, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में कोरोना, बल्कि दुनिया में कोरोना तबाही मचा रहा था, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में कितनी तबाही थी, और इसके बावजूद कि जो हमें हुकूमत मिली थी वो बैंकरप्ट हुई थी, पैसा ही नहीं था, खजाना खाली था। उस दौर में हमें हुकूमत मिली, ऊपर से कोरोना आ गया। सुने जरा, आखिरी 2 साल में अल्लाह का करम है, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो दौलत का में इजाफा हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे कहते हैं, 5.6% था तीसरे साल में, और चौथे साल में 6% इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में यह तकरीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं
उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में करीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं, 10% नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब 700 अरब रुपया स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। और फिर जो सूद है 15.5% सूद पहुंच गया है। ये 98 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सूद है, जो अब हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अब हमारे हालात हैं, हम जब ये छोड़ के गए थे नून लीग वाले, और जब ये इनके 2 दौर में हमेशा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं रह जाती है। दौलत में तो तब इजाफा होता है जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, लेकिन जो अब हालात हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी जिसको मूडीज कहते हैं, जो फैसला करती है कि हुकूमत की माइशत की क्या हालात है, हम जब आए थे हमारे मूडीज ने माइनस ग्रेडिंग दी हुई थी, हम उसको लेके गए स्टेबल पे, अब फिर वो नीचे आ गई है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के लिए कर्जे लेना बहुत मुश्किल होगा, बाहर के बैंकों से कर्जे, क्योंकि उन्होंने रेटिंग नीचे कर दी। ये सिर्फ 2 महीने में हुआ है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज अपने उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर मुल्क की माइशत अगर वो गिरना शुरू हो जाए, तो मैं बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें थी, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई।
तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को यह कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जिनका है ही सब कुछ पाए, क्या वो लोग जो एक जरदारी हुसैन हक्कानी के साथ अमेरिकनों को कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे पर मुकदमा करेगा गद्दारी का? और क्या वो नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सजा याफ्ता, जो पकड़ा गया पैनामा के अंदर, जो इसने बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में ली थी, सजा याफ्ता मफरूर, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, क्या वो मुझे फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का टूट के बाहर लेके जाए। ये वो लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 खानदानों ने 30 साल हुकूमत की है, शरीफ और जरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। 30 साल आपने हुकूमत की है, हमने मुल्क को उधर से ऊपर निकाल के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सही रास्ते पर लगाया, पटरी पर चढ़ाया, साजिश से गवर्नमेंट करवा के। और अब जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, इसके खिलाफ है, इन गद्दारों के और चोरों के, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं गद्दारी का मुकदमा करके। सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब IMF ने हमारे पे भी जोर लगाया कि ये कीमतें बढ़ाओ, अवाम पे खर्चे कम करो, हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। और ये याद रखें, हम वो मुल्क हैं जिसने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा फलाई काम, सेहत कार्ड, जो हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दी कि कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। बजाय ये कि खर्चे कम करते, हमने सेहत कार्ड लेके आए। पंजाब के अंदर 400 अरब रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। फिर हमने एहसास प्रोग्राम से निचले तबके की मदद की, औरतों को हुनर, पैसे, जो सबसे गरीब तबका था उनको पहुंचाए। फिर कामयाब जवान पे सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे, और घरों के लिए सूद के बगैर कर्जे दिए। बजाय हम लोगों पे बोझ डालते, हमने लोगों से बोझ कम किया। और उधर फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे। वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का, किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं। और राजी करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अब ये मैं आगे आपको बता दूं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या करने लगी है। माइशत की तो इनको भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल तैयारी के बगैर
ये पहुंचे और वो देख ही लिया माइशत का हाल। लेकिन ये करने क्या जा रहे हैं, ये जरा सारी कौम के सामने, क्योंकि मैंने अपना लाएमल भी दूंगा आखिर में, सारी कौम समझ ले कि ये क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने करप्शन के केसेस खत्म करने जा रहे हैं, नैब को खत्म करने जा रहे हैं। जिधर अरबों रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस वो खत्म हो जाएंगे। शरीफ खानदान पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस है। आसिफ जरदारी के ऊपर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स के केसेस पड़े हैं, सब माफ हो जाएंगे, सबको एनआरओ मिल जाएगा। वो जो अभी तुर्की में चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, उधर अभी तुर्की गया हुआ था, तो सदर अर्दोगान के खाने पे उसने अपने बेटे को वहां बैठाया हुआ था, जो कि मफरूर है या भागा हुआ है यहां से, क्योंकि मकसूद चपड़ासी के केस में फंस रहा था, एफआईए के, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। उसको उसने इंग्लैंड से बुलाया। और इतनी शर्म की बात है कि एक बायर के सदर के सामने एक मफरूर को बैठाया हुआ था। मफरूर, ये याद रखें, कोई भी मफरूर किसी भी शहरी के सामने जाए तो वो उसको हवालत में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो वहां सदर के साथ बैठा था। और इससे क्या साबित होता है कि ये जब से चोर आए हैं, इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का, सारे केसेस खत्म करवा रहे हैं। और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सिर्फ वो हो जाएगा जिधर छोटा चोर जेलों में जाएगा और बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ईवानों में बैठेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, ये मैं सारी कौम को बार बार बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो कौम ताकतवर मुजरिम को सजा नहीं दे सकती और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ जहाद लड़नी है, इनसे आजादी की जहाद लड़नी है, हकीकी आजादी लेनी है इनसे। तो मैं क्या चीज, अच्छा सुने सुने जरा। इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2, इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच फिक्स किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है, दूसरी चीज। और तीसरा, इन्होंने पुलिस को साथ मिला के झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा।
जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन जो जनरल डायर ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था अंग्रेजों का 1919 में, उसने लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया था। कभी अपने शहरियों के ऊपर कोई ये नहीं करता। और ये इन्होंने किया क्यों था? एक वजह से, दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। बुनेर के नौजवानों, ये मेरे गौर से आप बात सुनो, ये समझना है आपने। ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये खौफ दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। झूठे केसेस थानों में, पुलिस घरों के अंदर घुस गई, ना चादर ना चार दीवारी की परवाह की, उधर घुस के इन्होंने जुल्म किया लोगों पे, सिर्फ एक वजह से, खौफ फैलाने के लिए, कौम को डराने के लिए। तो मैं नौजवानों, अपनी कौम को एक आज पैगाम देना चाहता हूं। गौर से मेरा पैगाम सुन लें। जब हजरत इमाम हुसैन निकले, पता था कि यजीद के पास बड़ी फौज है। हक और सच के रास्ते पे जब निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो यजीद से खौफजदा थे, यजीद के जुल्म से खौफजदा थे। उन्होंने उनकी मदद नहीं की, पता होते हुए कि वो राय हक पे खड़े हैं। और वो सारी, जब तक क़यामत तक कूफा के लोग पछताएंगे कि क्यों नहीं उन्होंने उनकी मदद की, क्यों उन्होंने इतना बड़ा हमारी इस्लाम की तारीख में साना होने दिया। हमेशा वो पछताएंगे। और हर दौर में यजीद होते हैं पाकिस्तानियों, हर दौर में यजीद आते हैं, और हर दौर में एक कौम को मौका मिलता है कि राय हक पे खड़ी हो, यजीद का मुकाबला करे, जुल्म का मुकाबला करे, अमर बिल मारूफ पे चले। हर दौर के यजीद के सामने एक कौम के पास ये दो रास्ते होते हैं। एक, खौफ के बुत की पूजा करे और जुल्म के सामने ना खड़ा हो, और दूसरा, जहाद करे जुल्म के खिलाफ। तो मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, यहां से बुनेर के बाशऊर लोगों के सामने मैं अपनी सारी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये है यजीद के मानने वाले। जिस तरह का जुल्म इन्होंने किया, मुझे तो बाद में खबरें आई हैं, मैं तो कंटेनर में था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। मुझे तो अगले दिन पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया है पाकिस्तान के शहरियों पे, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे पुरअमन एहतजाज का। जिस तरह का तशद्दुद किया, कभी भी वो लोग जिन्हों में इंसानियत होती है, वो कभी अपने लोगों पे ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम दूसरों के ऊपर भी कभी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने औरतें, बच्चों के सामने टीयर गैस शेलिंग की, वो शेल इस्तेमाल किए जो दहशतगर्दों के खिलाफ होते थे। तो मैं अपनी आज कौम को, सारों को यहां से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूं कि मैंने इनका, जब तक मेरे में खून है, मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। और मैं सारी अपनी कौम को आज पैगाम दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस इंपोर्टेड हुकूमत जो जुल्म के जरिए
इस कौम को दबाना चाहती है। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आज आप इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, आपके बच्चों को आखिर में मुकाबला करना पड़ेगा और तब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये है टाइम। और मैं ये आप सबके सामने कहता हूं कि ये बात करते हैं कि जी वो इमरान खान के ऊपर केस कर दो, जेल में डालोगे। सुन लो, गौर से सुन लो। जेल तो छोटी चीज है, मैं तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उड़ जाएंगे हम महकूम। सुप्रीम कोर्ट ने, हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ताकि मैं अनाउंस करूं कि जब हम फिर निकलने लगे। लेकिन मुझे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया है कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि उस फैसले में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी उसकी वजाहत होने वाली है। लेकिन मैं आज यहां खड़ा होकर अपने सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर पैगाम देना चाहता हूं अपनी सारी कौम के सामने कि देखें, मैं तो वो पाकिस्तानी हूं जो 40 साल से मेरी कौम जानती है, मुझे 40 साल से जानती है कौम। मैंने आज तक ना कभी इस मुल्क का कानून तोड़ा है, ना मैंने कभी अपने लोगों को कहा कि इस मुल्क का कानून तोड़ो। हमेशा एहतजाज हमने पुरअमन किया। 126 दिन का धरना दिया, हमने सारे लोगों को पुरअमन रखा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस मुल्क का कानून तोड़ें और हमारी कौम का अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने, अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स के सामने उनका क्लैश हो, उनमें इंतशार हो। क्योंकि रेंजर्स भी अपने हैं, पुलिस भी अपनी, अवाम भी अपनी है, फौज भी अपनी है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा अगर हम तोड़फोड़ करते हैं अपने मुल्क का नुकसान होता है। क्योंकि मैं तो लंदन में नहीं रहता, मेरे तो 12 साल से नहीं है, मेरा तो जीना मरना यहां है। तो इसलिए जो आपने कमेटी बनाई है, मैं अपने जजेस से यहां अपील करता हूं कि उस कमेटी के अंदर, वो सारी सरकारी कमेटी है, उसके अंदर मेहरबानी करें, बड़े एहतराम से मैं कहता हूं कि कोई सिविल सोसाइटी से लोगों को डालें, ताकि आपको दूसरी तरफ से पता तो चले इन्होंने किया क्या हमारे साथ। अगर आप सारे सरकारी कमेटी बना देंगे तो वो तो आप बेहतर हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर जानता है कि जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो फैसला नहीं जज करता। तो मेरा बस एक ये था। और अपनी कौम के लिए आखिर में, बुनेर के लोगों मेरी बात सुन लो, त्याना मैं आपको कॉल दूंगा और आपने सब ने आना है, और हमने अपनी हकीकी आजादी की जंग जब तक हम जिंदा हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।